एनडीटीवी इंडिया न्यूज रूम में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करें। कौन सी खबर आप कहां देखना चाहते हैं? इससे पहले हमने गुड मॉर्निंग इंडिया में एक पोल किया था। उस पोल में कौन सी खबर पर आपने सबसे ज्यादा पोल किया है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल को भी देखें, आप उसको सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एनडीटीवी इंडिया को फ्री डिश नंबर 45 पर जाकर आप देख सकते हैं। आज कई खबरें हैं जिस पर है हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले बात उस पोल की करते हैं जो हमने गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान किया। कौन सी खबर सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं लोग? सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि अभी सिर्फ आधा घंटे का भी वक्त पूरा नहीं हुआ है, करीब 5,500 से 6,000 वोट्स आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खबर जो देखना चाहते हैं वो पटना से जुड़ी हुई, बिहार से जुड़ी हुई, जहां पर जल जमाव के चलते अब महामारी का खतरा होता जा रहा है, बदहाल हो चुका है पटना और अब उस पर सियासत हो रही है। और दूसरे नंबर पर RASC में सुनवाई, गिरफ्तार लोगों को जमानत और अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है इस मामले में फिलहाल के लिए। तो शुरुआत करते हैं RA के मामले से। RA में करीब 26 से 2700 पेड़ थे। अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा हमने जितना काटना था काट लिया, अब नहीं काटेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आगे किसी भी तरह की कटाई या किसी भी तरह के वहां पर निर्माण पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन हाँ पेड़ों के काटने पर रोक जरूर लगा दी है। लेकिन राज्य सरकार का जो बयान है कि जितना काटना था हमने काट लिया, इसका मतलब यह है कि जो 3 दिन का वक्त मिला शुक्रवार के आदेश के बाद और सोमवार की सुबह तक, उस बीच में राज्य सरकार ने अपना काम कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, शशांक है तो उससे बेहतर कोई बता सकता है क्या? शारिक, धीरे धीरे एक संक्षेप में मैं बताने की कोशिश करूंगा और जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। शुरुआत से वो ये कि ये पूरा मामला क्या है। पूरा मामला है मुंबई के RA सोसाइटी को लेकर, जहां पर ये 2646 के करीब पेड़ हैं जिन्हें ग्रीन लंग्स कहा जाता है, मुंबई का हरा फेफड़ा, जिससे कि ताकत मिलती है पूरी मुंबई को। लेकिन उसको उसके बीच से एक लाइन जानी थी जो कि मेट्रो लाइन है और उसके लिए वहां पर पेड़ों की कटाई होनी थी, जिसको लेकर के ये पूरा मामला हुआ, जिसमें अब आपको बता दें बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला दिया था, याचिकाएं खारिज कर दी थी, इसको जंगल करार नहीं दिया था, यानी कि सरकार को, प्रशासन को वो मौका मिल गया था, पेड़ काटने की अनुमति मिल गई थी। लेकिन कहा यह जाता है कि 15 दिन के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 15 दिन के बाद ये पेड़ की कटाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। माना जाता है कि ये नियम को भी ताक पर रख दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ है, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गया, छात्र इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए, लेकिन इस बीच में कितना समय था? 2 दिन का। उसी रात, शुक्रवार की रात से पेड़ों की कटाई शुरू हुई और 2 दिन तक पेड़ काट दिए गए हैं। 2000 के करीब पेड़ काट दिए गए हैं, यानी करीब 700 पेड़ बचे हैं। अब इस फैसले से होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब इसमें पेड़ और नहीं काटे जाने हैं। वहीं SG ने भी ये कह दिया है कि अब हमें और पेड़ काटने भी नहीं है और हमने जितना काटना था पेड़ काट लिया, तो यानी उनका काम हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया। लेकिन फैसला क्या है? 21 अक्टूबर तक ये कहा गया है कि अगर ये इको सेंसिटिव जोन थी या ये नो डेवलपमेंट जोन थी, इसके लिए आप पेपर्स लेकर आएं और बताएं। दूसरी बात जो कही गई वो ये कि आपने कितने पेड़ लगाए हैं। मेट्रो की तरफ से बयान आ गया कि हमने तो 25,000 पेड़ लगा दिए हैं, तो ये 2,500 अगर हम काट भी रहे हैं तो 2,500 काट भी दिए हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमने उसके लिए पेड़ लगा दिए। पहली बात तो पेड़ लगाने की जब हम बात करते हैं शारिक, तो वो पौधे लगते हैं और ये जो पेड़ कटे हैं ये 150 साल पुराने पेड़ हैं। उसे पेड़ बनने में, और क्या कोई भी पौधा जो लगाया गया है वो पेड़ बनेगा आगे जाके, ये भी अपने आप में सवाल होता है। और कहां लगाए गए हैं वो भी मायने रखता है। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि इको सेंसिटिव जोन, नो डेवलपमेंट जोन। इको सेंसिटिव जोन का मतलब ये है कि अगर ये इको सेंसिटिव जोन थी तो इसमें ये प्रोटेक्टेड जगह होती है, यहां पर आप ये कटाई नहीं कर सकते थे। नंबर 1 बात, अगर ये है तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि कैसे पेड़ काट दिए गए। नंबर 2, क्या ये नो डेवलपमेंट जोन है? अगर नो डेवलपमेंट जोन है तो आगे ये जो भी यहां पर काम होना है मेट्रो से रिलेटेड, वो काम नहीं हो सकेगा। तो ये दोनों पे क्लैरिटी अभी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। 21 अक्टूबर को सुनवाई है। और शारिक, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप अभी अगर ये फैसला आता है 21 अक्टूबर को इसके पक्ष में, तो फिर जो मेट्रो के जो आगे के काम होने हैं वो नहीं हो सकेंगे। और आदिवासी वहां पर रहते हैं, जीव है, लेकिन पेड़ अब काटे जा चुके हैं, तो अब बचा क्या है उसको हमने समझाने की कोशिश की है संक्षेप में। दूसरी खबर आपको बता दें कि आलोचना जो है वो देशद्रोह नहीं है। सेडिशन चार्ज जो लॉ है वो अपने आप में खतरनाक है। इसको लेकर जो दिल्ली के हाईकोर्ट के जो जज चीफ जस्टिस रह चुके अजीत प्रकाश शाह ने कहा है कि इस कानून को जाना चाहिए। ये वो उन्होंने क्यों कहा, इस मामले को बता दें कि प्रधानमंत्री को 49 गण्यमान लोगों ने, जिनकी उम्र करीब 80-85 साल हैं कुछ लोग, उन्होंने एक खत लिखा था। उसके बाद
बिहार के एक कोर्ट में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने, देशद्रोह का मामला सब दर्ज कर लिया गया है। 17वीं शताब्दी में यह कानून बना था, जिसके बारे में बहुत लोग कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है, और आलोचना जो है वो किसी का भी अधिकार है, वो देशद्रोह नहीं हो सकता। शारिक, आपने जो चीज़ बताई, 49 लोगों, कोई 49 ऐसे ही लोग नहीं है। 23 जुलाई का मामला है, ये 2 महीने पहले का मामला है जब इन लोगों ने ये लेटर लिखा। और ये लोग नहीं है, ये जानी मानी हस्तियां हैं इस देश की, जिसमें कलाकार हैं, मणिरत्नम है, श्याम बेनेगल तक शामिल हैं, और ऐसे बहुत ही शख्सियतें इसमें शामिल हैं। उन्होंने एक लेटर लिख के, खुला पत्र लिख के प्रधानमंत्री से सिर्फ ये सवाल पूछा है कि आखिरकार जो मुस्लिमों पर, दलितों पर, ये शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने पत्र में, कि उनके खिलाफ जो ये लिंचिंग हो रही है, इसके खिलाफ एक कानून बनना चाहिए, ताकि आगे की भी सरकारें कोई कुछ इस तरीके की हरकतें ना हो सकें उनके कार्यकाल में, और इस पर सख्त कानून बनने की जरूरत है। और सेडिशन चार्ज जाना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल सरकारें बड़ी ही गलत तरीके से करती हैं। बिल्कुल, और इस पर कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इस पर आप संज्ञान लें। तो ये सवाल उठाया है, और इस पर बिहार कोर्ट में एक शख्स ने जाकर याचिका डाल दी, उस पर सुनवाई हुई, उस पर फैसला आया। और ये भी एक चौंकाने वाली बात है, महात्मा गांधी की जिस दिन जयंती थी उसके करीब ये फैसला है। खैर, वो फैसला आता है कि उन पर सार्वजनिक तौर पर पब्लिक न्यूसेंस फैलाने, हर्टिंग रिलीजियस फीलिंग, सार्वजनिक उपद्रव का, शांति भंग करने का, ये सब चार्जेस उन पर लगाए गए हैं। एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर दी गई। प्रकाश जावड़ेकर ने जरूर ये कह दिया कि इसमें सरकार का रोल नहीं है, कोई गया कोर्ट में गया, कोर्ट ने, बिहार कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया। लेकिन क्या ये वाकई डेमोक्रेसी है? क्या किसी को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं है? तो सवाल यही है शारिक, क्योंकि अगर आप देखें तो एफबी हो, सोशल मीडिया हो, या आप कहीं खड़े हैं और आपने विचार, और यहाँ पर ऐसे भी मामले आए हैं जब आप कॉलेज में हैं और आपने एक ग्रुप के सामने अगर कुछ कह दिया तो वहाँ पर भी लोगों को पीटा गया है, वहाँ पर भी इस तरीके की खबरें देश में आती रही हैं। आपने 17वीं शताब्दी का जिक्र किया, उसको संक्षेप में ज़रूर बताना चाहूँगा, मुझे 30 सेकंड दीजिए। 17वीं शताब्दी में ये कानून बना था तब जब ब्रिटिश आए थे, अंग्रेजों का, अंग्रेज कॉलोनियल रूल में हम गए थे, तो हम अंग्रेज़ों के उस में चले गए। उसके बाद क्या होता है कि 1870 में इसे शामिल किया गया था आईपीसी में, पहली बार सेडिशन लॉ को, वो सेडिशन लॉ बन गया। 1897 में बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ ये पहली बार मामला दर्ज किया गया था, और तब अमेंडमेंट हुआ था। 124A ये सेक्शन है जिसमें ये तब अमेंडमेंट किया गया था। हेट्रेड जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया था, अफेक्शन जैसे शब्द का इसमें जोड़ा गया था। और 1908 में तब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये सरकार एक तरीके से जेल है और हम सब यहां पर कैदी हैं। आपको यह भी बता दूं शारिक के महात्मा गांधी तक को इस सेडिशन के चार्ज उन पर लगे थे, और बहुत फेमस है, वो दुनिया जानती है यंग इंडिया में उनके आर्टिकल को लेकर, और वहां पर उनको दोषी पाया गया था और वो गए थे। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 1950 में जब ये मामला आया और इसमें अमेंडमेंट की बात आई, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तब ये बात कही थी कि ये पूरी तरह से हट जाना चाहिए, लेकिन सेडिशन लॉ बिल्कुल सही नहीं है, ये लोगों को गलत करने की इजाजत है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की कई सरकारें रही, सालों तक रही, उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया। बना तीसरे नंबर पर आते हैं कि पटना में जो जल जमाव हुआ, राजेंद्र नगर का इलाका है, वहां हालात अब भी बुरे हैं, पानी अभी तक पूरी तरह से निकला नहीं है, इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, डेंगू के 1000 मामले, 700-800 से ज्यादा मामले आ गए हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं, महामारी फैल रही है। लेकिन इस बीच नगर निगम मंत्री जो है सुरेश शर्मा, उन्होंने पूर्व निगम आयुक्त अनुपम सुमन पर आरोप लगा दिया कि वो ना तो मेरी सुनते थे ना मुख्यमंत्री की सुनते थे और सारी गलती उनकी है, जबकि गलती किसकी है शारिक? ये अभी ठीकरा फोड़ने का दौर चल रहा है, क्योंकि और ये चलता रहेगा, वो तब तक चलता रहेगा जब तक वहां पर स्थिति सामान्य नहीं होती। और स्थिति सामान्य होगी कैसे जब काम हुआ नहीं? 14 साल से आप राज कर रहे हैं बिहार में, आपने क्या किया? सवाल ये है, अभी कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह का बयान आपको याद होगा, उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठा दिए थे कि ये जो भी हालात हैं बिहार के, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, उसके लिए जिम्मेदार है उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। और उसके बाद वो आकर कहते हैं कि मैं माफी मांगता हूं जनता से
कि यहाँ पर इस बार वो दुर्गा पूजा नहीं कर सकेंगे। लेकिन डबल इंजन की सरकार में ये हो कैसे रहा है सुशांत? ये हो, और इसीलिए फिर जब केसी त्यागी जेडीयू की तरफ से उन्होंने अमित शाह से कहा कि इस तरीके के बड़बोले मंत्रियों को हटाइए, तो अभी क्या चल रहा है शारिक के ठीकरा फोड़ने का। और हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, दौरे पर निकले थे जब पानी कम हो गया, अब जहां जहां पानी निकल गया था वहां पहुंचे हैं वो दौरे करने के लिए, वहां पर पूरी खुले में उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है और खिलाफत में। अब आप एक बात बताएं, इतने दिन बीत गए और हम पटना का जिक्र कर रहे हैं शारिक, हम किसी दूर दराज के इलाके, राज्य की राजधानी है, राज्य की राजधानी है, वहां पर इस तरीके के मामले जल जमाव के चलते अब महामारी का खतरा है। 700 से ज्यादा लोग डेंगू का शिकार हो चुके हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। 50 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है चिकनगुनिया के लिए। तो सरकार क्या कर रही है तो अपने आप में सवाल है। अब आप क्या करेंगे? सिर्फ ठीकरा फोड़ेंगे कि गलती मेरी नहीं है, गलती उसकी है, और 3 महीने पहले उसकी आप तारीफ कर रहे थे। इसको लेकर काफी नाराजगी है। अगर हम पटना और बिहार की बात करें तो हालात सच में बहुत खराब हैं, और इसको लेकर जो संवेदनशीलता, जो तत्परता दिखाई जानी चाहिए थी राज्य सरकार की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और बीजेपी और जेडीयू के जो नेता हैं वो एक दूसरे पर हमलावर हैं, और जो मंत्री हैं सुरेश शर्मा ये कह रहे हैं कि जो पूर्व निगम आयुक्त थे उनकी गलती है, इसलिए वो फटाफट लेकर वीआरएस लेकर वो भाग खड़े हुए, इन लफ्जों का इस्तेमाल किया। लेकिन जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की बनती है, और सरकार के टॉप पर बैठे उस शख्स की बनती है जो वहां मुख्यमंत्री है, जो वहां उप मुख्यमंत्री है। इमरान खान की बात करते हैं। अमेरिका गए थे सऊदी प्रिंस के जहाज में, लेकिन लौटे कॉमर्शियल फ्लाइट में। नजम सेठी ने एक आर्टिकल लिखा और कहा कि गुस्सा होकर वो प्लेन वापस मंगवा लिया क्राउन प्रिंस सलमान ने, इसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और एजेंसियां कह रही हैं, पाकिस्तान की सरकार और एजेंसियों ने इसको पूरी तरह से खंडन किया है, वाजिब है, खंडन करना भी चाहिए। लेकिन ये पूरा मामला शारिक क्या है, एक संक्षेप में यही कि वो क्यों नाराज हुए। जो हम क्राउन प्रिंस की बात कर रहे हैं, वो ये माना जा रहा है कि तुर्की और मलेशिया इसके बीच में संयुक्त तौर पर एक इस्लामिक धड़ा बनाने की बात थी, जिसमें पाकिस्तान का रोल था। लेकिन पाकिस्तान का जो बयान गया यूएन में, और इसके लिए भी किसको जिम्मेदार माना जा रहा है, आप वाकिफ हैं उस शख्सियत से, मलिया लोधी तो उनका बहुत योगदान रहा है, बहुत अलग अलग ट्वीट्स और बयानों को लेकर, तो उनको हटा भी दिया है। इमरान नाराज थे, उन्हें आते ही पाकिस्तान पहुंच के हटा दिया गया। उनका जो प्राइवेट जेट था वो तो वापस बुला लिया गया, या जैसा कि पाकिस्तान की बात माने कि खंडन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, तकनीकी खराबी हो गई थी, तो इस वजह से उन्हें कमर्शियल फ्लाइट में वापस आना पड़ा कॉर्पोरेट में। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर ये माना जा रहा है, जो नजम सेठी का भी जो आर्टिकल है, फजीहत तो हुई है। और उसके बाद आप देखें कि पहले फजीहत कहाँ हुई, मलिया लोधी ने जो बयान दिया, और उसके बाद अब इस पर फजीहत अभी भी जारी है, बरकरार है। एक आखिरी में नंबर 5 पर आपको बताते हैं कि बीजेपी के जो लीडर हैं जलगांव में, रविंद्र खरात, उनके पूरे परिवार की करीब करीब हत्या कर दी गई है। उनको मार दिया गया, उनके भाई की हत्या कर दी गई, उनके दोनों बेटे मारे गए, एक दोस्त मारा गया, पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। 2 शख्स आए, गोलियां चलाई, चाकुओं से हमला किया, और एक तरीके से पूरा परिवार खत्म हो गया। पूरा परिवार, समता नगर का ये मामला है जहाँ पर उनका का ये मकान है, वहाँ पर वो आते हैं और गोलियाँ मारी हैं। पहले गोली मारी, और जो हम बात कर रहे हैं खरात साहब की, वो उनको गोली मारी, उनके भाई बाहर आए, उनको गोली मारी, उनके 2 बेटे उन पर चाकू से हमला किया, और उनका एक दोस्त था वहाँ पर मौजूद, उस पर चाकू से हमला किया, उनकी बीवी थी उस पर भी हमला किया गया है। और आपको ये बता दें कि मौके पर ही उनके जो दोनों बेटे थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों लोग, जो उसका दोस्त था बेटे का, और खरात साहब और उनके भाई, वो दोनों अस्पताल, तीनों अस्पताल में गए, अस्पताल में उन तीनों की मौत हो गई। अभी फिलहाल उनकी जो पत्नी है वो अस्पताल में गंभीर है अभी फिलहाल। तो आज हमने आपको ये 5 खबरें बताई, विस्तार से बताई। कौन सी खबर आप किस रैंक पर देखना चाहते हैं, और इन खबरों को ज़रूर देखिए। एनडीटीवी इंडिया पर जाइए, इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर जाइए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए रखती है अहमियत। तो फिलहाल आज के लिए नमस्कार। नमस्कार।